Hello everyone, my name is Shivani and welcome to Anant IAS PCS 007। जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का मौका है, भी कर सकते हैं और फटाफट से अपने सारे कमेंट्स को चेक कर सकते हैं पिछले वीडियोस में, सो दैट कि आपको आइडिया हो जाएगा कि चैनल किस बारे में है। पर फिर भी मैं बता दूं कि IAS और PSC के जो बच्चे हैं उनके लिए ये चैनल बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। SSC और बैंक के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि मैं यहाँ पे वो लेटेस्ट न्यूज लेकर के आती हूँ जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल है। फिलहाल मैं एक सीरीज कर रही हूँ जहाँ पे साइंस और टेक की पूरी डिटेल एनालिसिस और साथ साथ उन टॉपिक्स पे हम बात करते हैं जो आपकी आईएएस की प्रिपरेशन में हेल्पफुल है। उसके अलावा आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, पता चल जाएगा कि मैं किस एनालिसिस की बात कर रही हूँ, मैं किस तरह की एनालिसिस करती हूँ। आर्टिकल्स पे, हिंदू पे, इंडियन एक्सप्रेस पे, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स, ऐसा कौन सा न्यूज पेपर है जिसमें मैंने एनालिसिस नहीं करी है आईएएस पीएससी को ध्यान में रखते हुए। तो शुरू करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो लास्ट संडे को पब्लिश हुआ द हिंदू में। आप सारे ही आर्टिकल्स द हिंदू पे देख सकते हैं। आज हम देखेंगे वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप साइंस और टेक में कवर अप कर सकते हैं, अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना जो सिलेबस है, मैं हमेशा कहती हूँ जो आपका आईएएस का सिलेबस है उसे कभी भी सेट असाइड ना करें। जब भी आप मेरे वीडियोस देखें या जहां से भी आप तैयारी करते हैं, आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिलेबस को लेकर के आए और चेकआउट करें कि उसमें क्या क्या है जो आपको पढ़ने लायक है। दूसरा है आपके क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप क्वेश्चन पेपर्स को उठा के रखते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से बात कर रही हूँ, प्री और मेंस दोनों के लिए, तो जो बच्चे अब मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है ही, और जो अगले साल की प्री की तैयारी कर रहे हैं बराबर से क्वेश्चन पेपर्स को अपने साथ में रखें और सिलेबस को। तीसरी बात आती है मैप। आप मैप को अगर बार बार देखेंगे, किसी स्पेसिफिक लोकेशन को बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में एक ब्रेन मैपिंग हो जाती है कि आपको याद हो जाता है ऑटोमेटिकली कि किस तरह की किस इलाके की बात हो रही है, और फिर उसको आप आसानी से क्वेश्चन पेपर में हिट कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आर्टिकल से। प्लास्टिक पोल्यूशन वाइड स्प्रेड इन वाटर बॉडीज अक्रॉस द वर्ल्ड। ये तो हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन पूरी दुनिया में, वाटर बॉडीज में, जमीन में, हवा में, सब तरफ प्लास्टिक का एक्सपेंशन होता ही चला जा रहा है। ठीक है, अगर आप देखें, आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं, जब हम एटमॉस्फेयर की लेयर से ऊपर जाते हैं तो वहां पे प्लास्टिक का मटेरियल आपको मिल जाएगा। वहां पे आपको ऐसा मटेरियल मिल जाएगा जो प्लास्टिक के साथ साथ हमारे पूरे एनवायरनमेंट के लिए हैजार्ड है। जब आप अर्थ की सरफेस पे आते हैं तो आपको प्लास्टिक मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दिन ब दिन हम प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, पैकेट्स का यूज करते हैं। ये तो हो गया अर्थ पे। उसके बाद जब हम वाटर बॉडीज को देखते हैं तो वहां पे भी हम कूड़े को डंप करते हैं। जो बड़े बड़े देश हैं जब कूड़े को डंप करते हैं वहां पर, तो वहां पे भी हम वाटर बॉडीज को खराब कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। उसके बारे में ये आर्टिकल है। तो अगर आप देखें, एयर, वाटर एंड ऑफ कोर्स अर्थ, मतलब तीन लेवल्स पे अगर आप देखें, तीनों लेवल से प्लास्टिक का पोल्यूशन बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर आप मेन से क्वेश्चंस की बात करें तो हाँ जी, इस पे एक बड़ा क्वेश्चन जरूर बन सकता है। आपका आइडिया, आपकी ओपिनियन, आप क्या पढ़ के आए हैं उसके बारे में मेन से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन के ऊपर बन सकता है। आइए देखते हैं कि प्री में से क्या निकल सकता है। 2 पेपर्स पब्लिश इन नेचर। नेचर तो हमको पता है पत्रिका है, एक बढ़िया पत्रिका है जो इस तरह के आर्टिकल्स पे रिसर्च करती है और छापती है काफी समय पे। Now have found evidence for widespread plastic contamination of coral reefs, मतलब coral reefs की contamination की बात आई है सामने, and fresh water lakes। ठीक है, now the reef study finds that larger fragments, mostly debris from fishing industry, make up most of the plastic found, and these microplastics are especially abundant in deep reefs. The assessment of freshwater lakes and reservoirs reveals that all assessed bodies of water were contaminated with microplastic. रिसर्च हुआ, पानी का सैंपल लिया गया और देख कह रहे हैं कि फिशिंग इंडस्ट्री में सैंपलिंग करी गई तो ये पाया गया कि जो डेब्री है, जो कह रहे करकट है, जो इकट्ठा कूड़ा है, प्लास्टिक डंप है, वो उस पानी की वाटर बॉडी से मिला और मेजोरिटी जो है फिशिंग इंडस्ट्री में है। अब देखिए, इस पैराग्राफ में आपका वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि ज्यादातर जो कंटामिनेशन है वो रीफ्स में है, ज्यादा कंटामिनेशन फ्रेश वाटर लेक्स में है जहां पे प्लास्टिक को डंप किया जाता है, और ये फिशिंग इंडस्ट्री को ज्यादातर हिट कर रहा है। Now, Hudson Fenheiro from California Academy of Sciences, San Francisco and colleagues surveyed global reefs of microplastic over 5 centimeter at the debris for shallow, less than 30 meter deep and deep 30 to 150 meters coral ecosystem at 25 locations across the Pacific, Atlantic and Indian Ocean basins। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कोरल रीफ, कोरल इकोसिस्टम की बात हो रही है।
तो जब आपको कोरल रीफ सिस्टम की बात हो रही तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोरल्स किस लेवल पर अवेलेबल होते हैं या पाए जाते हैं। पानी की सतह है, क्या पानी की सतह पे पाए जाते हैं? क्या उससे नीचे कितने किलोमीटर तक सूर्य की किरणें जाती हैं, वहां रीफ्स होते हैं? या बिल्कुल बिलो सरफेस पे होते हैं? या उस कितने किलोमीटर के वाइड स्प्रेड रेंज में रीफ्स पाए जाते हैं, जैसे वो कह रहे हैं एंड डीप 30 to 150 मीटर्स कोरल इकोसिस्टम्स एट 25 लोकेशंस। और तीनों तरह के बड़े बड़े ओशन स्पेस को स्टडी किया गया तो 25 लोकेशन में मिला है कि प्लास्टिक डिब्री है और जो ड्यूरेशन जो लेयरिंग है वो 30 से 150 मीटर तक। अच्छा, आप जब साइंस के नोट्स जहां से आप साइंस पढ़ रहे हैं, बेसिक साइंस, अप्लाइड साइंसेस, तो वहां आपको पता होना चाहिए कि किस लेयर तक हमारे ये रीफ्स मिलते हैं और ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया, ये जहां जहां आपको रीफ्स मिलते हैं लोकेशन आप मैप पे देख सकते हैं। वो सवाल प्रीमियम यहाँ पे बन सकता है। Now, debris was found in 77 of 84 sites, including some of the Earth's most remote and near pristine reefs, such as in uninhabited Central Pacific atolls. Microplastic accounted 88% of debris are found. अच्छा देखिए, समस्या है कि डेब्री पाई जा रही है और इसके ऊपर पूरा का पूरा स्टडी हुई है। The two studies demonstrate the widespread contamination of water bodies with plastic debris and underscore the urgent need for coordinated, says a systematic monitoring of plastic pollution. ये एक समस्या है, ध्यान दीजिएगा। ये एक क्वेश्चन है कि प्लास्टिक बॉडीज में, सॉरी वाटर बॉडीज में प्लास्टिक का एक्सपेंशन बढ़ रहा है, वहां प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक देखने को मिल रही है। तो क्या होगा, हमारे जो वाटर बॉडीज का फ्यूचर क्या है, एक समस्या है, इसका सोल्यूशन आपको ढूंढना है। और जिस जहां से प्रिपरेशन करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, समस्या पढ़ने के साथ साथ सोल्यूशन भी आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आप नोट्स मेकिंग करते चलें और जहां जहां से आपको फैक्ट मिलता है, जैसे अगर आप चाहें तो नेचर की जो वेबसाइट पर जा करके उसको चेकआउट कर सकते हैं, भैया कि आर्टिकल में और क्या छपा है, मैं क्या हो सकता है उसमें सोल्यूशन भी दिया हो, सवाल तो दिया ही है। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आपका प्री मेंस दोनों का ही बराबरी तैयारी होती चलेगी। नेक्स्ट आर्टिकल है टीबी, over 85% क्योर रेट सीन इन मॉडिफाइड बीपीएल रेजिमेन ट्रायल। वैसे टीबी के ऊपर पहले भी एक आर्टिकल आया था, हिंदू में छपा था, हमने पढ़ा भी था, आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपके साथ। नहीं भी है तो आप पिछले साइंस की वीडियोस को देखेंगे, मिल जाएगा। इस आर्टिकल में कह रहे हैं कि ट्यूबरक्लोसिस ओवर 85% क्योर रेट सीन इन मॉडिफाइड बीपीएल रेजिमेन। अभी लास्ट टाइम जो आर्टिकल आया था उसमें कह रहे थे कि जो 2 डोज दिए जाते हैं टीबी को क्योर करने के लिए, जो प्रोग्राम इंडिया में फॉलो होता है, उसके बावजूद केसेस देखने को मिले हैं। ये आर्टिकल कह रहा है कि 85% क्योर रेट सीन देखा गया है मॉडिफाइड बीपीएल रेजिमेन ट्रायल में। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई भी वैक्सीनेशन होता है तो उसको उसके रिजल्ट्स के आधार पर उसको बार बार अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करके उसके ट्रायल्स किए जाते हैं। अभी कह रहे हैं कि द बीपीएल रेजिमेन यूजेस ओनली 3 ड्रग्स। 3 ड्रग्स कौन से? बेडाक्विलिन, प्रीटोमिनाइट एंड लाइनजुलाइट। ये 3 शब्द याद रखिए, कभी कभी मेडिकल टर्म्स में इन शब्दों को भी पूछा जा सकता है ड्रग्स में, तो याद रख सकते हैं आप, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड द ट्रीटमेंट लास्ट फॉर 26 वीक्स इन कंट्रास्ट फॉर 89 टैबलेट्स ईच डे फॉर 18 मंथ्स इन द कन्वेंशनल ट्रीटमेंट फॉर डीआरटीपी। ठीक है, नाउ अब बीपीएल जो वर्ड यूज हो वो क्या है? बीपीएल का फुल फॉर्म है बेडेक्विलाइन, प्रेटोमेनेट एंड लेजुलाइट, बीपीएल, ध्यान दीजिएगा। तो इसका ही शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन है बीपीएल, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बहुत डीप स्टडी में नहीं जाना है, आपको क्या करना है कि जो हमारा इंडिया का टीबी प्रोग्राम है, क्योंकि हमको टीबी को जड़ से खत्म करना है, उसके लिए जो इंडिया का जो प्रोग्राम है वो आपको एक पॉलिसी या फिर एक प्रोग्राम की तरह आपको रटा होना चाहिए, वो प्रोग्राम पूछा जा सकता है। अभी तक का जो टाइमलाइन अगर हम देखते हैं, इंडिया ने शुरू से लेकर अब तक इसमें कितने अचीवमेंट, कितने माइलस्टोन हासिल किए हैं और प्रेजेंट में उसका क्या स्टेट है ये देखना है। क्योंकि बीपीएल रेजिमेन टू ट्रीट पीपल विद XDR-TB has been approved by WHO. WHO ने इसको अप्रूव किया है इस रेजिमेन को। And India is yet to roll out BPL regimen through its aim to reduce TB incidences by 80% and TB deaths by 90%. ये हमारा टारगेट है। टारगेट को याद रखिएगा, प्री में लिखने के लिए, सॉरी मेंस में लिखने के लिए आ सकता है कि WHO ने क्या टारगेट अप्रूव किया है और अभी तक के लिए वर्ल्ड वाइड, क्योंकि हमारा आपको याद होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 17 गोल्स हैं, उनमें से हेल्थ भी एक गोल है, उसको ध्यान में रखते हुए हर देश को इसके लिए प्रयास करने हैं। और इसके चलते टीबी उनमें से एक ऐसा प्रोग्राम है जो हर देश ऑलमोस्ट फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि कंटामिनेशन, अभी आपने पढ़ा
कि हमारे वाटर बॉडीज में कंटामिनेशन है। तो ट्यूबरकुलोसिस खाने से, पानी से ज्यादा फैलता है, और पानी तो हर कोई पी रहा है ना। तो अगर अगर इस तरह का कंटामिनेशन वाटर या पोल्यूटेड पानी आप पियोगे तो टीबी होना लाजमी सी बात है। लेकिन मैं आपको फैक्ट बताती हूँ। मेरा एक फ्रेंड मेरे डॉक्टर है, जब वो मेडिकल कर रहा था तो उसने इस बात को बताया कि अगर किसी को टीबी पे स्पेशलाइजेशन करना है तो वो इंडिया इंडिया जाने की सलाह देता है, क्योंकि इंडिया में गंदगी ज्यादा है, पानी खराब है, खाने की पैटर्न्स खराब है, तो यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस की स्टडी अच्छे से हो सकती है। ये उसने मुझे बताया था। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो हमारे देश में इसको कंट्रोल करना बहुत बहुत जरूरी है। और ये लिख रहे हैं कि द मॉडिफाइड बीपीएल रेजिमेंट ट्रायल विच हैज 400 पार्टिसिपेंट्स बिगेन इन October 21 एंड इज अंडरवे एट 8 साइट्स अक्रॉस इंडिया। अब ध्यान दीजिएगा, जो टीबी की मेडिसिन होती है वो ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन खा ली खत्म, 1 महीना खा ली, नहीं। उसका एक पैटर्न होता है। वो कुछ समय, 6 महीने, साल भर, जैसे कह रहे हैं 18 महीने का ट्रायल है। तो कुछ लोगों को जिनको उन्होंने चुना है, जिनके ऊपर ट्रायल हो रहा है, अब ये तो बताया नहीं किसके ऊपर ट्रायल हो रहा है, बट वो कह रहे हैं कि जैसे कि 400 पार्टिसिपेंट्स हैं, हो सकता है उनको टीबी ट्यूबरकुलोसिस हो या कुछ उनके ऊपर कुछ लेवल पे ट्यूबरकुलोसिस सिम्टम्स हो, उनके ऊपर ट्रायल किया जा रहा है। वो 18 महीने चलेगा, ईच डे फॉर। उसमें क्या है, 8 to 9 टैबलेट्स को 18 दिन दिया जा रहा है। ये ट्रायल है। तो कुछ जब आप किसी को ट्यूबरकुलोसिस फाइंड होता है, उस केस में उसको कुछ समय या साल, 1.5 साल, 18 महीने तक दवा खानी पड़ती है। ठीक है, जस्ट गुड टू नो इन्फॉर्मेशन फॉर यू। नाउ ये जो स्क्रीनशॉट है ये आप ले सकते हैं, उसमें जो बेसिक नोट्स मेकिंग चीजें हैं वो आप लिख सकते हो। ध्यान दीजिए कि छोटे जो आपके एब्रीवेशन होते हैं, एक्सडीआर टीबी क्या हुआ, प्री एक्सडीआर टीबी, सॉरी बीपीएल रेजिमेंट क्या हुआ, इन सब पे आप नोट्स बना सकते हैं। ये कभी कभी प्री में पूछे जा सकते हैं, और मेंस के लिए सवाल आपसे पूछा जाएगा, इंडियन प्रोग्राम क्या है टीबी के लिए, हमारी गाइडलाइंस क्या कहती हैं, हमने अभी तक कितना ग्रोथ किया है, क्या हम फ्यूचर में टारगेट्स लेके चलते हैं, उसके लिहाज से आपको मेंस के लिए सवाल बन सकता है। अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आई एम 100% श्योर सवाल बना होगा इसके ऊपर। ठीक है ना। थ्रेट ऑफ डेंगू फीवर, डेंगू या फिर डेंगी बोलते हैं कुछ लोग, डेंगी फीवर एस्केलेट्स ग्लोबली। और वो क्या, ये आर्टिकल कहता है कि ग्लोबली ये स्प्रेड हो रहा है, डब्ल्यूएचओ ने फोरकास्ट किया है। डेंगू फीवर कॉज बाय द डेंगू वायरस DENV, ध्यान दीजिएगा, इज अ हाईली prevalent infectious disease estimated to be infecting over 400 million people each year as per the WHO. DENV is an RNA virus होता है ये, of the Flaviviridae family, my mistake for wrong pronunciation, Flaviviridae family with 4 stereotype DENV-1 to 4। तो RNA वायरस है, प्री का सवाल बन गया, RNA वायरस है और एक अधिकतर बहुत 400 मिलियन लोगों को अफेक्ट कर रहा है। द इन्फेक्शन विद वन स्टीरियोटाइप करता है, डेटा है, एक्चुअली फैक्ट है ये। नाउ infection with one stereotype provides lifelong immunity to that type, but subsequent infection with different serotypes can lead to severe life-threatening forms of the disease। ठीक है। नाउ इसके ऊपर, नाउ डेंगू के ऊपर हमारा आउटब्रेक जो चल रहा है इंडिया में, से क्या इफेक्ट है, कहाँ कहाँ स्प्रेड है। ये कह रहे हैं कि ब्राजील, पेरू, बोलिविया हैविंग रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस दिस ईयर। अब ध्यान दीजिए, ब्राजील, पेरू एंड बोलिविया ये आपके लैटिन अमेरिका के देश हैं। ठीक है, जुलाई में वहां स्प्रेड है। उसके बाद काफी रीजन्स में अमेरिका में स्प्रेड है, इंडिया की हम बात करते ही है। उसके बाद वो कह रहे हैं इन कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना, ब्राजील, चिले, उरुग्वे, पैराग्वे, ये भी आपके दक्षिण अमेरिका के देश हैं। DENV शॉर्ट फॉर्म है डेंगू वायरस का, RNA वायरस है। तो आप प्री के लिहाज से इसको पढ़ सकते हैं। और इंडिया की साइड्स में देखें तो केरला, उड़ीसा, आसाम, तमिल, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका आर रिपोर्टिंग लार्ज नंबर्स ऑफ डेंगू केसेस। तो आप मैप में इन देशों को लोकेट करें जो ये देश यहाँ बताए गए हैं। जैसे मैंने कहा लैटिन अमेरिका या दक्षिण अमेरिका के देश हैं, तो आपको पता होना चाहिए, मैप में पता होना चाहिए। साथ ही साथ डेंगू के लिए हमारे, अगर आपको बढ़िया प्रोग्राम चेकआउट करने हैं कि डेंगू पे भी क्या प्रोग्राम्स रहे हैं, क्या और एफर्ट्स किए जा सकते हैं, किए जा रहे हैं, तो दिल्ली गवर्नमेंट की एक बढ़िया पॉलिसी है जो वहां फॉलो करते हैं। वो वहां पे जितना डेंगू फैलता है उसके लिए उनके प्रोग्राम्स है, उनके प्रोग्राम्स उनकी वेबसाइट जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, इनके प्रोग्राम्स देख सकते हैं कि वो डेंगू के लिए क्या क्या एफर्ट लेते हैं और क्या और किया जा सकता है। इन नेशनल लेवल पे अगर आप ना भी देखें तो हमारा जो इंडिया का जो और प्रोग्राम्स है डेंगू कवर करने के लिए, प्रोग्राम आपको पता होने चाहिए। ठीक है।
नाउ जो राइट हैंड साइड में 3 बॉक्सेस बन के आते हैं उसकी न्यूज पढ़ लेते हैं। mRNA इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नैनो पार्टिकल्स रिप्रोग्राम बोन मैरो सेल्स। अब कह रहे हैं कि नैनो पार्टिकल्स जो है आरएनए के जो mRNA के जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो बोन मैरो सेल्स को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कैन ट्रीट ब्लड सेल malignancies, but finding appropriate donor bone marrow cells is a challenge. Recently, researchers delivered an mRNA directly into bone marrow stem cells to edit genetic defects and repopulate the bone marrow with healthy blood cells। अब ध्यान इस साइंस में छपा है। अब कोई पूछे मैम इसे पढ़ना क्या है, इसमें आपको पढ़ना है कि नैनो पार्टिकल्स क्या चीज होते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, mRNA का फुल फॉर्म क्या है और mRNA को ध्यान में रखते हुए और कितनी चीजों पे काम हो रहा है, ये साइंस में आपको पढ़ना जरूरी है। उसके अलावा स्टेम सेल्स क्या वाला है ये पता होना जरूरी है। ये आपके सारे प्री के सवाल इससे बन सकते हैं। नाउ क्रैकिंग इन हाइड्रोजेल्स शैटर्स क्लासिकल फ्रैक्चर स्पीड लिमिट। अब कह रहे हैं कि द मटेरियल अंडर टेंसाइल स्ट्रेचिंग टेंशन द फास्टेस्ट अ क्रैक कैन प्रोपोगेट इज थॉट टू बी द स्पीड एट विच साउंड कैन ट्रैवल अक्रॉस अ फ्लैट सर्फेस। तो कह रहा है कि हाइड्रोजेल्स को अगर आप शैटर करें तो एक क्लासिकल फ्रैक्चर स्पीड लिमिट आपको पता चलती है। ठीक है, थोड़ा हाई फंडा है, इसको डीप में पढ़ना जरूरी है जिन्होंने पहली बार पढ़ा है। जो पढ़ रखा है वो जान गए होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ। बट इस तरह की इन तरह अच्छा आपको मैं एक चीज और बताऊं, जब भी कोई आर्टिकल आपको समझ में ना आए तो कोई टेंशन नहीं है। अब सोचे कि मैंने कभी पढ़ा नहीं है, इसमें क्या मैं निकालूं क्या ना निकालूं, तो ध्यान दीजिए कि आप उसमें से छोटी छोटी टर्म्स को हिट करिए। जैसे कि इस आर्टिकल में सपोज करिए मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं देखूं उसमें लिखा है हाइड्रोजेल्स। अब भाई हाइड्रोजेल्स क्या होता है ये तो मैं पता कर ही सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने देखा सुपरशियर टेंसिल क्रैक ये ब्ला ब्ला। अच्छा ओके, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्थक्वेक रप्चर, अरे वाह, अर्थक्वेक रप्चर ये तो मैं पढ़ सकता हूँ कि अर्थक्वेक रप्चर क्या है। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा आर्टिकल आप स्टेप्स में ब्रेक कर लोगे और ऑटोमेटिकली न्यूज आपके दिमाग में आ जाएगी। ये उनके लिए जिनको समझ में नहीं आ रहा है आर्टिकल क्या है। और जरूरी नहीं है कि हर न्यूज में आपका हर आर्टिकल आपके नॉलेज में आए, आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ हो। ये आपको खुद फाइंड आउट करना है कि वो क्या चीज है। ठीक है, बट जब मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ डिफिकल्ट आर्टिकल्स को ब्रेक थ्रू करने का। नाउ इसमें आप अगर मैं बोलूं इसमें आप कुछ मत पढ़िए, आप इसमें उस आर्टिकल को यूं ही छोड़ दीजिए। लेकिन आप हाइड्रोजन्स के बारे में अगर पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या बात हो रही है। नेक्स्ट है H5N1। H5N1 पे देखिए सवाल फ्री में बने हैं इस साल, वो केरला में से लेकर के कई जगह फैला भी है। यूरोप में इवन H5N1 तो मैमल्स में फैल चुका है। मैमल्स अब डेफिनेटली मैमल्स को हम खाएंगे तो हमारे अंदर भी आ सकता है। और उसका वो वेरिएंट फैल रहा है जो बिल्कुल जो अनक्योरेबल है। उसके लिए न्यूज है नॉर्वे एंड जर्मनी reported the detection of H5N1 virus in mammals. In Norway, the virus was found in a red fox pup that was dead, and Germany reported seals that were found dead tested positive for the virus. तो seal से मिला हुआ है। अच्छा, यहाँ पे रेड फॉक्स पप क्या होता है ये आप एक बार जरूर सर्च कर ले, कैसा दिखता है क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। H5N1 की कौन कौन से वायरस टाइप, कौन कौन से वेरिएंट है जो फैल चुके हैं ब्लू फॉक्सेस में, सील्स में और मैमल्स में स्प्रेड हो रहा है। इसके लिए पहले द हिंदू में बहुत बड़ी आर्टिकल छप चुके हैं ऑलरेडी, उसको आप गो थ्रू करें, ये आपके प्री और मेंस के लिए हेल्पफुल रहेगा। नाउ अब आते हैं FAQ वाले पेज पे जहां पे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज बनती हैं जिनसे कभी कभी आपको रिलेट करना जरूरी है। और जो लोग स्टडी करते हैं द हिंदू की डिलीजेंटली उनको पता है कि इसमें सवाल बन जाते हैं प्री मेंस दोनों के लिहाज से। अब ये कह रहे हैं कि मैपिंग इंडिया चिप डिजाइन इकोसिस्टम। अब यहाँ पे बात हो रही है कैपिटल इंटेंसिव सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात है और चिप डिजाइन इकोसिस्टम की बात हो रही है। जो लोग नहीं जानते हैं कि भैया कैपिटल इंटेंसिव सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री क्या है उनके लिए पढ़ना जरूरी है कि भैया ये क्या चीज है। साथ ही साथ चिप डिजाइन इकोसिस्टम क्या है, उससे इंडिया को क्या बेनिफिट रहेगा इकोनॉमिकली, और इंडस्ट्री डायनेमिक्स क्या है ब्रॉडर लेवल पे उसके बारे में पढ़ना जरूरी है। ये पूरा का पूरा आर्टिकल मेंस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट है व्हाई हैज इजराइल प्लंज्ड इनटू अ क्राइसिस। जब भी इजराइल की क्राइसिस की बात होती है तो या तो वहां पे दूसरे देशों से प्रभाव की बात हो रही कि उसको दूसरे दो देश कैसे उसको ओवरशैडो करके उसमें उसको हथियाना चाहते हैं, तो ये बात होती है क्राइसिस की। और यहाँ पे जो बात हो रही है वो वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट की बात हो रही है कि वहां पे ऐसा क्या हो रहा है जो उस देश के अंदर एक क्राइसिस तैयार हो चुका है, तो उसको पढ़ना भी जरूरी है।
द नेसेट क्या है, पढ़िए नेसेट क्या चीज है। वोट abolishes reasonable doctrine which the top court has often used to assess government decisions। तो वहां की जो नेसेट है, जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं, वहां पे एक बिल पास हुआ, उस उन्होंने एक डॉक्ट्रिन है रीजनेबल डॉक्ट्रिन, उसका जो उसको अबॉलिश कर दिया, जहां पे जो टॉप कोर्ट है वो उसके पास अथॉरिटी होती है डिसीजन मेकिंग की। जैसे कि इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, उसको बना कर दिया जाए कि आपको कोई भी डिसीजन देने का अधिकार नहीं है। ऑल्दो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वहां के देश से अलग है। इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो एडवाइजरी लेवल पे काम करता है, डिसीजन मेकिंग पे नहीं। लेकिन फिर भी वो टॉप कोर्ट है, तो उसके पास कुछ ना कुछ तो वो उसके पास अधिकार तो है कि जहां पे जुडिशरी लगता है कि जुडिशरी सही डिसीजन नहीं ले रही है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है, लेकिन एक लिमिट तक। तो इस तरीके से वहां पे भी नेसेट है, और वहां पे एक डॉक्ट्रिन जो था जिसका नाम है रीजनेबल डॉक्ट्रिन, उसको अबॉलिश किया गया, उसको लेकर के वहां प्रोटेस्ट चल रहा है। इसको आप पढ़ें, क्योंकि कभी कभी इस तरह के प्रोटेस्ट और जो भी इस तरह के कहना चाहिए इन देश के अंदर के जो क्राइसिस होते हैं, वो कभी कभी हमसे पूछे जाते हैं मेंस में, और उसमें आपका ओपिनियन, आपका व्यू भी पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आर ह्यूमन चैलेंज स्टडीज इफेक्टिव, इसमें आईसीएमआर बायोएथिक्स यूनिट प्रपोजिंग के ऊपर एक आर्टिकल है पूरा का पूरा साइंस आर्टिकल, इसलिए मैंने इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी SARS-CoV-2 के वायरस के ऊपर इसकी डिटेल स्टडी आपको मिल सकती है। जिन बच्चों का मेडिकल जो है डोमेन है मेंस के लिए, उनके लिए ये आर्टिकल काफी हेल्पफुल है, जहां आप देखेंगे कि इन्होंने आईसीएमआर, उसके बाद ये mRNA नैनो पार्टिकल्स, H5N1 हाइड्रोजेल्स, डेंगू या डेंगी या फिर टीबी, उसके बाद हमारा आता है प्लास्टिक पोल्यूशन। तो आज के जो आर्टिकल्स हैं जिनका जो मेडिकल डोमेन है उनके लिए काफी हेल्पफुल है, वो उसको गो थ्रू करें, अपने मेंस की तैयारी करें। और जो बच्चे किसी और डोमेन में हैं उनके लिए साइंस और टेक वाले लेवल पे अच्छे खासे प्री के और मेंस के क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसे गो थ्रू जरूर करें। कमिंग संडे का डिस्कशन हम संडे को कर लेंगे, संडे या मंडे तक मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, तब तक आप इसको गो थ्रू करें। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बैक करें, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। तो ये था हमारा आज का साइंस और टेक एनालिसिस जो लास्ट संडे आया था उसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड योर लवली कमेंट्स, बिकॉज आप जो कमेंट्स करते हो तब मुझे पता चलता है कि एक्चुअली आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। और किसी और टॉपिक पे अगर आप चाहते हो कि कोई रेगुलर सीरीज बने, चाहे वो साइंस का टॉपिक हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, क्योंकि मेरा डोमेन हिस्ट्री रहा है, तो आप उस केस में हिस्ट्री से पूछ सकते हो। उसके अलावा आई एम वेरी गुड इन जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैंने अपने वीडियोस में कवर नहीं किया हुआ है, और मेरी पूरी टीम है जो आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करती है, रिसर्च करती है। तो अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं आपके लिए सीरीज बनाऊं, जैसे मैं साइंस और टेक पे कर रही हूँ, तो प्लीज कॉमेंट मी बैक, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। तब तक आप सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहें।